तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर आप लोग सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। तो अभी डीआई के क्वेश्चन को छोड़कर यानी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन आपके 8 फरवरी को स्विफ्ट वन में पूछे गए थे, सारा क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आज मुझे सारे क्वेश्चन मिल गए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को एक बार दिखा दूं। जितने लोग भी बोलते हैं कि मैं सारा क्वेश्चन क्यों नहीं दिखाता हूं, तो चलो देख लो एक बार कि किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा जिनके भी आने वाले दिनों में पेपर है तो एक बार जरूर से आप लोग सारे क्वेश्चन को जल्दी ट्राई करना, सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि ये मेरा वीडियो रिकॉर्डेड होगा, आप लोग अपने हिसाब से अपना समय बचाकर पॉज फॉरवर्ड करके सारे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया था। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यूज 0, 3, 5 एंड 6। यानी क्या बोला गया था कि 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या बताना था इन चारों नंबर को यूज करके। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर की बात कर रहा है तो सबसे छोटा नंबर को पहले लिखेंगे। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा, 0 को हम लोग पहले लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 लिख दोगे तो फिर ये नंबर 3 डिजिट का बन जाएगा। तो 0 को छोड़कर फिर किसको लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। अब 0 को लिख सकते हैं, फिर उससे बड़ा नंबर 5 और उससे बड़ा नंबर 6, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3056। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि इन्हीं चारों नंबर का अगर बड़ा संख्या बनाना है तो फिर क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्लियर है। चलो अब चलो मैं एक चीज आपको और बताता हूं कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया गया है तो हो सकता है कि अगर आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बोला जाए कि अगर बताओ इन्हीं 4 अंकों का यूज करके आप कितने तरीके के नंबर बना सकते हो 4 डिजिट का। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए तो आप कैसे बनाओगे। तो देखो कॉम्बिनेशन से अगर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो फिर क्या करोगे, इन्हीं 4 अंकों का यूज करके आपको 4 अंकों के कितने डिजिट बना सकते हो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे। तो देखो आपको पता है 0 का तो यूज हम लोग पहले करेंगे नहीं, क्योंकि 0 अगर आ जाएगा तो फिर 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। यही 3 नंबर का यूज कर सकते हैं, यानी इन तीनों नंबर को आप 3 तरीके से बैठा सकते हो। क्लियर। अब दूसरा वाले जगह की बात करेंगे तो पहले में तो आपका फिक्स हो गया, तो पहला नंबर आपका होने के बाद स्टेबल हो गया। अब इस वाले जगह पर आप 0 को भी बैठा सकते हो, क्योंकि एक नंबर आपका एडजस्ट हो चुका है। तो बचे फिर कितने नंबर, 3 संख्या। तो 3 संख्या को फिर आप 3 तरीके से बैठा सकते हो। फिर उसी तरीके से इस वाले जगह की अगर बात करेंगे तो अब 2 नंबर आपका एडजस्ट हो चुके हैं, तो 4 में से 2 नंबर आपके ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं। तो अब इस जगह पर 2 संख्या को 2 तरीके से आप बैठा पाओगे और फिर लास्ट में आप 1 तरीके से बैठा पाओगे। यानी मैं कह सकता हूं 3 3 9, 9 गुना 2 18, आप 18 तरीके से नंबर को एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये 4 डिजिट अलग अलग नंबर होता, ठीक है, 0 अगर ना होता तो डायरेक्ट आप क्या बोलते, 4 फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 0 था तो इसलिए हम 0 को शुरू में रख नहीं सकते थे, बाकी आप सब जगह में रख सकते हो। क्लियर है। तो ये कॉम्बिनेशन से अगर पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक क्वेश्चन इसको जल्दी से सॉल्व करो आप लोग। 10 वर्ष पूर्व विक्की और उसकी पत्नी की औसत आयु 42 वर्ष थी, और वर्तमान में विक्की और उसकी पत्नी और उसके एक बच्चे का औसत आयु 39 वर्ष है, तो उसके पुत्र का वर्तमान उम्र क्या होगा। बताओ बताओ। एज का क्वेश्चन पूछा गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। विक्की और उसका अगर पत्नी का औसत आयु 42 साल मतलब 42 वर्ष है, 10 साल पहले की बात कर रहा है। यानी अगर मैं सम निकालूं तो कितना हो जाएगा, 42 गुना 2 84। यानी उन लोगों का 10 साल पहले सम कितना था, 84 था। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, दोनों का 10-10 साल ऐड हो जाएगा, यानी 104 हो जाएगा उन लोगों का प्रेजेंट में सम। अब आपसे दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि विक्की, उसका पत्नी और उसका बच्चा तीनों का औसत आयु 39 है, तो सम कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। आपसे उसका पुत्र का वर्तमान उम्र पूछा था, तो लेस कर दो, यानी उसका पुत्र का 13 साल वर्तमान में चल रहा है। बात खत्म। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सुरेश का कार्य क्षमता रमेश से दुगनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं, तो सुरेश अकेला कितने दिनों में कार्य को करेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो गया रमेश, ये हो गया सुरेश। तो सुरेश की कार्य क्षमता रमेश से दुगनी है, यानी अगर मैं बात करूं यहां पास अगर रमेश 1 कार्य करेगा तो सुरेश कितना करेगा, 2 कार्य करेगा। यही तो कंडीशन दे रखा है ना इफिशियंसी का। तो अब दोनों मिलकर अगर 28 दिन में काम को खत्म कर पाएंगे तो मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 2 और 3, 3 गुना 28 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। आपसे पूछा था कि सुरेश अकेला कितने दिनों में काम को कर पाएगा, तो 2 यूनिट करके अगर काम करेगा तो टोटल कितना दिन लगेंगे उसको, 42 दिन लगेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 डेज। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2 त्रिभुज समरूप है जिसकी भुजा का अनुपात 11 और 12 है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से पूछा गया। बताओ क्वेश्चन में कुछ है, डायरेक्ट सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछ लिया गया, इससे अच्छा नहीं पूछता आपसे।
अभी मैं बता रहा हूं कि अभी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, अभी ज्योमेट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, सब घिसा पीटा पूछा जा रहा है। सेकेंड फेज में जब एग्जाम चल रहा था ना, उस वक्त आपके थोड़े ठीक ठीक क्वेश्चन पूछ रहा था थ्योरम से, ठीक है। आपका एंगल सेगमेंट मतलब आपका टेंजेंट सेकंड थ्योरम से पूछ रहा था, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से पूछ रहा था। अब तो ये नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन बन रहा है। तो मैंने ऑलरेडी जितना आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन कराया उससे बाहर तो जा ही नहीं रहा है। नॉर्मली मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी, एक बार आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जो भी नए टाइप के क्वेश्चन पूछे तो मैंने सारा उसको इंक्लूड कर रखा है, तो जरूर से देख लेना एक बार। उससे ना तो बाहर गया है और ना उससे बाहर जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो 11 और 12 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 121 बटा 144। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 121 बटा 144। तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, जिनको ज्योमेट्री से डर लगता है तो ही उनको मैं बोल रहा हूं। चलो, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 1, 2 और 3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि टोटल 110 रुपए है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये आपसे पूछा गया था। देखो अभी सिक्के से भी क्वेश्चन 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, सिक्के से क्वेश्चन बहुत बन रहा है। तो चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताना है कि कितने सिक्के थे, ठीक है। कमेंट करके बताना, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, कुंदन किसी काम को 40 घंटा में करता है, वो 8 घंटे मतलब 40 घंटा में कर सकता है, वह 8 घंटा काम करके चल जाता है और उसका भाई चंदन बचा हुआ काम को 32 घंटे में पूरा कर लेता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया था। तो आप मुझे बताओ, अगर कुंदन अगर किसी काम को 40 घंटा में कर सकता है तो वो 1 घंटा में कितना करेगा, 1/40 पार्ट कर पाएगा उस काम का। अब 8 घंटे तक लगातार काम करेगा, तो यानी 8 घंटा में वो टोटल कितना काम कर पाएगा, 1/5 भाग कर पाएगा। यानी मैं कह सकता हूं टोटल 5 काम में वो 1 काम कर पाएगा। तो बचा काम कितना, अभी भी 4/5 काम बचा हुआ है। अब इसी 4/5 काम को करने के लिए उसका चंदन भाई आएगा, जो कि 32 घंटा लेगा पूरा काम को खत्म करने में। यानी मैं कह सकता हूं 5 काम में 4 काम को करने के लिए वो 32 घंटा ले रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ पूरा काम को अगर वो अकेला करता तो कितना समय लेता, तो आप बोलोगे सिंपली, जब 4 काम को करने में 32 का समय ले रहा है तो 1 का मतलब 8, तो 5 का मतलब 40 हो जाएगा। अब आप समझ गए, यानी चंदन भी 40 घंटा में काम को कर सकता है और कुंदन भी 40 घंटा में काम कर सकता है। तो दोनों मिलके करेंगे तो काम कितना लगेगा, उसका आधा समय लगेगा, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी सेम है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, बोला गया था कि प्राइम नंबर बिटवीन 109 एंड 121 इंक्लूडिंग बोथ। यानी आपसे क्या बोला गया था, 109 से लेकर 121 के बीच में, ठीक है, साथ में इन दोनों को नंबर को भी लेकर कितने अभाज्य संख्या होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बताओ। अब मैं यहां पर आप लोगों को बताऊं तो 109 को भी आप देखोगे तो 109 आपका क्या एक प्राइम नंबर है, यानी 109 आपका एक प्राइम नंबर है। 10 देखेंगे तो 10 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, 11 भी नहीं होता है, 12 भी नहीं होता है, 13 आपका एक प्राइम नंबर होता है, 14 नहीं होता, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 भी नहीं, 19 भी नहीं, 20 भी नहीं और 21 भी नहीं। यानी केवल 2 प्राइम नंबर होंगे, यानी 2 अभाज्य संख्या होंगे, ठीक है। 109 और 121 के बीच में और साथ में इन दोनों नंबर को भी लेकर, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, यानी 15 अभाज्य संख्या होते हैं। और 50 से 100 तक के बीच में आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं और 100 से 150 तक के बीच में और 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो इतना पता होगा तो ठीक रहेगा। एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था, cos 37 डिग्री सेक 143 डिग्री प्लस sin 37 डिग्री और cosec 143 डिग्री, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर मैं देख पा रहा हूं 37 डिग्री और 143 डिग्री दोनों का सम कितना हो गया, 180 का सम हो गया। तो यहां पर आप किसी को भी किसी में भी चेंज कर सकते हो। यहां पर मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, एक स्टेप लिख दे रहा हूं ताकि समझ आ जाए। cos 37 डिग्री तो उसको मैं ऐसे ही रखूंगा, सेक को मैं चेंज करना जा रहा हूं, ठीक है। तो सेक 180 माइनस थीटा, तो 37 डिग्री प्लस ये आपका साइन 37 डिग्री ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज, और यहां पर कॉसेक हो जाएगा 180 माइनस 37 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव में होता है, बाकी सब नेगेटिव में होता है। तो यहां पर आपको पता है 180 में तो चेंज नहीं होगा, तो सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस सेक थीटा होगा, तो सेक 37 डिग्री। अब आप देख सकते हो यानी कॉस 37 डिग्री इंटू सेक
37 डिग्री। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। ध्यान दीजिएगा माइनस आपका जरूर होगा, क्योंकि माइनस होगा तो इसलिए मैं माइनस को यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो दोनों कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसी तरीके से 180 डिग्री मतलब माइनस थीटा है, तो कॉसेक और साइन तो पॉजिटिव ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी ये क्या हो जाएगा, कट के केवल +1 बचेगा, यानी दोनों कटेगा तो आंसर हो जाएगा 0। खत्म। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था रिमाइंडर थ्योरम से, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 6 प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 6, यानी 7 के पावर में 6 प्लस 5 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो नॉर्मल दोनों को आराम से पार्शियल सॉल्व कर लो। तो 7 के पावर में 6 है, 7 के पावर में 6 को अगर 6 से आप डिवाइड करोगे तो 7 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 1 के पावर में कुछ भी हो क्या होगा, 1 ही होगा, यानी 1 + 5 हो गया। 1 + 5 कितना, 6। 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, लड्डू बचेगा, यानी 0 बचेगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब ये भी क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या मैंने आपको जो एलसीएम एचसीएफ का जो वीडियो प्रोवाइड कराया था, मैंने क्या बोला था, उससे बाहर नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। देख लेना इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने ले रखा है कि नहीं ले रखा है। यहां पर देखो क्या बोला फिर से, 18 एप्पल 21 मैंगो और 39 ऑरेंज। ठीक है, 18 एप्पल 21 मैंगो और 39 ऑरेंज है, तो ऐसे कितने मिनिमम नंबर होंगे जो कतार में बराबर लगा सके। यानी सिंपली क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ये 3 टाइप का फ्रूट है जो कि दे रखा है, बोला मिनिमम आपको लगाना है एक कतार में, तो कितने ऐसे कतार होंगे जिसमें बराबर लगा सके, यानी ऐसे कितने रो होंगे जिसमें आप एक मिनिमम नंबर में आप उस सभी को अरेंज कर सको। बात समझ गए, तो बस अब सॉल्व करो। तो क्या करेंगे, मिनिमम की बात कर रहा है तो एचसीएफ निकाल लेंगे, तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी एक कतार में अगर आपको लगाना है, मतलब एक कतार में बराबर लगाना है तो 3-3 करके आप लगाओ। तो एक कतार में अगर 3-3 करके बैठाओगे तो टोटल कितना आपका फ्रूट है, जोड़ लो। तो 39 और 21 60 और आपका 18 78, यानी टोटल 78 फ्रूट है, जिसमें से आपको एक कतार में अगर 3 लगेगा तो टोटल कितने कतार होंगे, 26 कतार होंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26। क्लियर है। हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन में यहां पर यह भी बोला गया होगा कि एक कतार में एक ही टाइप के फ्रूट भी होने चाहिए, ठीक है, जो कि होंगे भी। चलो बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। एक क्वेश्चन ये बोला गया था कि पहले 20% की वृद्धि फिर 30% की वृद्धि, तो नेट चेंजेस क्या होगा टोटल, ये आपसे पूछा गया था। तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हो, 20%, 30% और 20 × 30/100, यानी मैं कह सकता हूं 56% का इंक्रीमेंट हो रहा है। करेक्ट आंसर 56%। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं यहां पर थोड़ा चेंज करूंगा। क्वेश्चन में नॉर्मली बोला क्या गया था कि कोई 2 नंबर है, 2 नंबर का डिफरेंस, यानी फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का डिफरेंस आपको दे रखा था 1, और उन्हीं 2 संख्या का एलसीएम इंटू एचसीएफ भी दे रखा था आपको कितना, 72। आपसे उन नंबरों आपसे पूछा गया था वो 2 नंबर क्या होगा, ये आपको बताना था। तो ऑप्शन भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, आप मुझे बता सकते हो आंसर। तो सिंपली हम सब और आप भी जानते हो कि कोई भी 2 संख्या का प्रोडक्ट उन्हीं 2 संख्या का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। बस अब आप ऑप्शन पकड़ पकड़ के चेक कर लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 72 होना चाहिए। तो ये नंबर को गुना करोगे 7 × 10 तो 70 हो रहा है, यानी ये तो कभी नहीं होगा। 9 × 7 63, ये भी नहीं होगा। 8 × 7 56, ये भी नहीं होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आपका 72 होगा, यानी 8 और 9 होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1 से 10 तक के घनों का योगफल जिसमें 1 और 10 भी शामिल हो। अभी देखो कुछ दिनों से ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, घन पूछ रहा है, नहीं तो वर्ग पूछ रहा है, कुछ भी पूछ लिया जा रहा है, स्क्वायर नहीं तो क्यूबिक का सम ही पूछ रहा है आपसे। तो यहां पर क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यानी आपसे बोला 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योगफल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। तो n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप देखो 1 और 10 दोनों को शामिल किया गया, तो मैं इसलिए डायरेक्ट लगा दे रहा हूं, कुछ नहीं करूंगा। तो n का जगह पे 10, तो 10 × 11/2, 2 से काटेंगे 5, यानी 11 × 55, 55 का स्क्वायर कर दो, तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का 25, और 25 में 5 जोड़ दोगे 30, यानी 33 25 हो जाएगा। करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी वर्गों का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो ये सब चीज भी आपको पता होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो मैं इसका भी लिख देता हूं स्क्वायर का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, n+1 और 2n+1/6, ठीक है। तो याद रखना स्क्वायर और क्यूब का,
क्योंकि अभी बहुत बन रहा क्वेश्चन। चलो, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, बोला गया था कि ये कोई संख्या है 15971 में किसी नंबर से डिवाइड करने पर भागफल 55 और बैलेंस 21 बचे हैं, तो बताओ वो संख्या क्या होगा। मतलब अच्छा, बोला गया था कि ये संख्या में किस नंबर से डिवाइड करने पर भागफल 55 बचे और रिमाइंडर 21 बचे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। हम सब जानते हैं कि अगर ये यहां पर ये नंबर है, आपसे बोला है कि किस नंबर से डिवाइड, यानी भाजक आपसे पूछ रहा है, क्वोशेंट आपको दे रखा है, यानी भागफल आपको दे रखा है, रिमाइंडर भी आपको दे रखा है। तो हम सब जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू होता है क्या, क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है। तो बस इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। मेरे को डिविडेंड पता है 15971 है, क्वोशेंट कितना है, भागफल कितना है 55 है, डिवाइजर हमको निकालना है यानी x निकालना है और ये 21 है। सॉल्व कर लो जल्दी से। तो 0 0 और 159, 7 से 2 जाएगा तो 5 होगा ना, ये 5 लिखो यहाँ पर, ठीक है 5 लिखो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर मैं अगर इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, ये देखो 15950 इक्वल टू 55x हो जाएगा। तो 55 से आप डायरेक्ट काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 290 बार में कट जाएगा, यानी डायरेक्ट आपको डिवाइजर पता चल गया कि 290 होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 290। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी सामान को 20% के प्रॉफिट पर 240 रुपए में सेल किया गया, अगर उसे 210 रुपए में अगर सेल करे तो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो अगर 20% के प्रॉफिट में, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है 240, तो मेरे को क्या दे रखा है 20% का प्रॉफिट, यानी 120% का वैल्यू दे रखा है 240 के बराबर है। तो यहां से आप 100% का वैल्यू नहीं निकाल लोगे 200, यानी यही तो 100% क्या होता है, सीपी होता है खुद में। अब 210 में अगर बिकेगा तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, ध्यान से देखो, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सीधा सीधा 5% का प्रॉफिट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5% का। एक क्वेश्चन ये बोला गया था कि कोई आदमी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की से दूरी कोई तय करता है और वही डिस्टेंस को वो 80 किलोमीटर से वो आपका फिर वापस आता है या फिर जाता है, तो आपसे औसत गति पूछा गया था। यानी सिंपली क्वेश्चन में डिस्टेंस आपका कांस्टेंट था, एक बार जाता है और एक बार आता है, आपसे औसत गति पूछा गया था। तो औसत गति डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 2s1 इंटू s2 और डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2, डायरेक्ट लगा सकते हो, यानी 120 गुना 80 इंटू 2 और 200। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 12 8 96, यानी 96 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा करेक्ट आंसर होगा। देखो ये सब क्वेश्चन बार बार बने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आज पहली बार बन रहे हैं। एक क्वेश्चन ये वाला, 6 डिजिट का सबसे बड़ी और सबसे छोटी नंबर का योगफल बताओ, यानी 6 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का सम आपसे पूछा है। ये भी बहुत ट्रेंड में है, ये भी आप देख रहे होंगे बहुत बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू या फिर 6 डिजिट का छोटा, 3 डिजिट का छोटा मोटा, इस तरीके से नंबर बार बार पूछा जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन को छोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 9999, और फिर 6 ही डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये हो जाएगा, दोनों को चिपका दो तो 9 9 9 9 9 और 9 10, ये हो जाएगा आंसर। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका मेंसुरेशन से था, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं बताना चाहूंगा। क्या बोला गया था कि कोई एक आपका रेक्टेंगल है, यानी कोई एक आयत है जिसका आपको पेरीमीटर यानी परिमाप आपको दे रखा है, और ये आपका लंबाई और चौड़ाई, ये इसका अनुपात आपको दे रखा था। ठीक है, या आप इसको अनुपात बोलो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो लेंथ है वो ब्रेथ का 3 गुना था। आप जैसा समझना चाहो वैसा समझ सकते हो। ये आपको दे रखा था, आपसे क्षेत्रफल पूछा था, सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है एक रेक्टेंगल में 2 लेंथ होता है, 2 ब्रेथ होता है, यानी अगर मैं बात करूं लेंथ प्लस ब्रेथ कितना निकल के आ जाएगा, 120 निकल के आ जाएगा, 120 निकल के आ जाएगा, यानी 3 यूनिट और एक 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट का कितना के बराबर है, 120 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 30 के बराबर, यानी लेंथ मेरा निकल के आ गया 90 और ब्रेथ निकल के आ गया 30। तो आपसे पूछा था एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 2700 मीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्या बोला गया था कि एक ए नल, ठीक है, नल टंकी से था, एक ए नल टंकी का 30% भरता है और बी नल टंकी का 20% भरता है, ए और बी मिलकर कितने परसेंट भरेंगे, ये आपसे पूछा गया था। मुझे समझ नहीं आया ये क्वेश्चन दिया ही क्यों, इससे अच्छा नहीं देता यार। देखो कंफ्यूज करने के लिए बस दे रखा था परसेंटेज में। क्या बोला है कि कोई एक नल है टंकी का 30% भरता है और बी आपका 20% भरता है किसी टंकी का, तो किसी टंकी को बेस मानकर 30% भरा और ये 20% भरा है, यानी टोटल कितना परसेंट भरा होगा 50% भरा, तो आंसर हो जाएगा 50%।
एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देखो क्या बोला गया था, डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इज। यानी सिंपली क्या बोला गया था, बहुभुज का क्वेश्चन था, बोला गया था कि आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर आपको 140 डिग्री दे रखा था, आपसे उसका भुजा पूछा गया था, ठीक है, बहुभुज का भुजा पूछा गया था। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप और हम जानते हैं, और आपको पहले तो दे रखा है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दे रखा है, तो मैं आई फॉर इंटीरियर और ई फॉर एक्सटीरियर, ठीक है, सॉरी डिफरेंस दे रखा है ना, जो क्वेश्चन बोला गया बस उतना करो भी फिलहाल। तो आई माइनस ई, ये कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। अब आप लोग मुझे बताओ, ये आप नहीं जानते हो कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल यानी आंतरिक और बाह्य कोण का सम कितना होता है, कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो आप बोलोगे हाँ जानते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो बस अब आप सॉल्व कर लो, यहाँ से आप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा तो आसान हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस का माइनस कर दे रहे हैं, प्लस का माइनस कर दे रहे हैं और प्लस का माइनस कर देंगे, यानी ये कट जाएगा, यानी ये आपका -2e हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 20, यानी आपका बाह्य कोण आपको पता चल गया कि एक तो बाह्य कोण कितना होगा, 20 डिग्री का होगा। तो हम लोग जानते हैं बाह्य कोण यानी अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 के बराबर होता है। तो बस 2 इंटू ई इक्वल टू 360 के बराबर होता है। तो ई का मतलब ई आपको क्या निकालना है, सॉरी ये एन हो जाएगा ना, मतलब आपका बाह्य कोण का सम कितना होता है, 360 के बराबर होता है। तो बस 20 से भाग दे दो ना, 18 हो जाएगा सीधा सीधा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको आप देखो, एक्स वाई दे रखा था और इसका रेसिप्रोकल का सम दे रखा था, आपसे एक्स और वाई का वैल्यू पूछा गया था। आप बना सकते हो ये सिंपली, अगर क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा नजर से देखोगे तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, और ये एक्स वाई आ जाएगा। इतना का ही वैल्यू आपको दे रखा है 6/25, बात समझना, इतना का ही तो वैल्यू दे रखा है ना 6/25। तो अब मुझे बताओ मेरे पास किसका वैल्यू है, मेरे पास इसका वैल्यू तो पहले से गिवन है, कितना गिवन है, 30 गिवन है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, 5, यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट निकल के आ गया 125। अब आप मुझे बताओ एक्स और वाई का वैल्यू आप नहीं निकाल लोगे आसानी से, हिट एंड ट्रायल से देखते साथ पता चल गया कि 25 गुना 5 125 हो गया, और 25 प्लस 5 आपका 30 हो गया। तो यानी एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 और 5, बात खत्म। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जनसंख्या से, एक शहर की जनसंख्या दे रखा था, यदि सालाना 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो आबादी 2 साल के बाद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बन रहा है आपसे। तो अगर मेरा प्रेजेंट में अगर इतना पॉपुलेशन है, अगर 20% का बढ़ोतरी हो रहा है तो आप इसको जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। अगर 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 2 साल में टोटल देख लो कि कितना इंक्रीमेंट होगा, यानी 44% का इंक्रीमेंट होगा, यानी आप इसी का 144% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप जैसा चाहो वैसा बनाओ यार, इसी का 20% मतलब क्या आ जाएगा, 6/5 और 6/5, बात खत्म। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व भी करोगे नहीं क्योंकि आपके पास ऑप्शन होगा, तो आप ऑप्शन को जल्दी से देख सकते हो, ठीक है। ये आपका 36 हो जाएगा, और 25 से जब हम काटेंगे 1000 को तो 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेना, यूनिट डिजिट से जो भी होगा बना देना, ठीक है। चलिए हटाते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, कोई संख्या 7 और 9 के अनुपात में है, मतलब कोई संख्या का अनुपात 7 और 9 में है, दोनों में ऐसा क्या संख्या जोड़े जिससे संख्या 13 और 14 में हो जाए, ये आपसे पूछा गया था। अब इसको भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 और 9 और ये 13 और 14 बनना है। तो मैं देख पा रहा हूं कि इसमें रेशियो का डिफरेंस कितना का दिख रहा है, 2 का डिफरेंस दिख रहा, इसमें डिफरेंस केवल 1 का दिख रहा है। तो मैं इसको भी 2 से बना लेता हूं जिससे मेरा बैलेंस हो जाए। तो 2 से गुना करेंगे रेशियो में तो ये क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस 7 से 26 हुआ, कितना इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको, तो 19 का इंक्रीमेंट दिख रहा। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो कितना का इंक्रीमेंट दिख रहा, 19 का इंक्रीमेंट दिख रहा। तो यानी दोनों जगह बराबर है, तो ये संख्या क्या होगा, 19 का जोड़ने से आपका संख्या ये अनुपात में आ जाएगा। चलिए खत्म। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका, क्या बोला गया था कि इन अ पैरेललोग्राम द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल एंड वन अदर एंगल इज 39 डिग्री, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। अब देखो ये क्वेश्चन तो मुझे पूरा याद है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट हुआ, पूरा का पूरा रिपीट हुआ, ठीक है। ये क्या बोला है, कोई समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन, लैंग्वेज का केवल खेल है, द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल एंड वन अदर एंगल इज 39 डिग्री। यानी सिंपली मैं समझाना चाहता हूं क्या बोला है क्वेश्चन में। आप लोग प्रॉपर्टी जानते होंगे समांतर चतुर्भुज का,
कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है, और आमने सामने वाला एंगल आपका सेम होता है। समझना, अगर मेरा स्मॉलेस्ट एंगल अगर x है, क्योंकि उसी पर डिपेंड है, अगर सबसे न्यूनतम जो कोण है अगर मेरा x है, तो x होगा, तो उसका जो बड़ा वाला एंगल जिसके बारे बोला गया है, क्या बोला, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, यानी 2x, और वो ट्वाइस द स्मॉलेस्ट मतलब वो छोटा कोण से दोगुना तो है, बट दोगुना से आपका दोगुना होने में 39 का कमी भी है, तो 39 की कमी मैं कर देता हूं, यानी वो एंगल इतना होगा। तो बस यही दोनों का सम 180 के बराबर कर दो, एडजेसेंट है, तो बस सॉल्व कर लो। तो 3x हो जाएगा यहाँ पर 3x, और वो आपका वहां चला जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, 8 3 11, और ये 2, तो x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे 73, तो यही तो हो जाएगा स्मॉलेस्ट एंगल, यानी आंसर हो जाएगा 73। चलो, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्या बोला गया था, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से दिया गया है, पहले साल धन 500 रुपए है और दूसरे साल 550 हो जाता है, तो 2 ईयर का दर बताओ क्या होगा, यानी दूसरा ईयर का परसेंटेज पूछा है। तो देखो, पहला साल का अगर मतलब आपको जो सम है वो 500 है, और दूसरा साल का जो सम है वो 550 है, तो कितना का इंक्रीमेंट दिख रहा है, 50 का, कितने में दिख रहा है, 500 में, तो कितना परसेंट हो गया, ध्यान से देखो, 10% नहीं हो गया आसानी से, तो आंसर हो जाएगा 10% का है। एक क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि मेरे शायद 26 या 27वां क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसको भी देखो। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, कुछ भी नया नहीं पूछा जा रहा है, एलसीएम एचसीएफ से जितना कराया वो काफी है। क्या बोला है, दो संख्याओं का एलसीएम। अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती हो गया, ठीक है, ये मैंने टाइपिंग किया था, दो संख्या का एलसीएम नहीं है, एलसीएम तो हमेशा ज्यादा होगा ना एचसीएफ से, तो ये उल्टा कर दो या फिर आप उसको उल्टा कर देना, ठीक है, बात बाकी सब सही है। दो संख्या का एलसीएम कितना है, 450 है, और उन्हीं दो संख्या का एचसीएफ ये आपका 75 है, ठीक है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित करने पर भागफल अगर मेरे को 75 मिलता है, तो छोटा संख्या बताना था आपको, क्या होगा बताओ। तो आप मुझे बताओ, जब आपका जो एचसीएफ अगर मेरा 75 है, तो मैंने आपको कितना अच्छे से बताया था कि आप नंबर को कैसे लिखोगे, एक 75x और एक आपका 75y, ये x और y आपस में क्या होगा, को प्राइम होगा, और यही को प्राइम अगर मैं बात करूं, यही को प्राइम क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के रेशियो के बराबर होता है, ये भी चीज मैंने आपको बताया था। आप जैसा चाहो वैसा बनाओ, फिलहाल आपको समझ आ ही चुका होगा। अगर एलसीएम मेरा अगर 450 से अगर एचसीएफ अगर 75 है, तो 75 भी इसका एक फैक्टर होगा, यानी अगर मैं 75 को 450 से अगर भाग दे दूं, तो मेरा बचेगा कितना, 6 बचेगा, यानी यही मेरा 6 क्या है, आपस में दो को प्राइम का प्रोडक्ट है, आपस में दो को प्राइम को दो कोई भी आपस में दो प्राइम नंबर का मतलब आपस में जो भी दो नंबर का प्रोडक्ट है ना, ये आपस में दो को प्राइम नंबर होगा। अब तो दिमाग आपका भी घंटी बज गया होगा कि आपस में वो दो नंबर क्या हो सकता है, या तो 3 या तो 2, 3 गुना 2 हो सकता है, या तो फिर 6 और 1 हो सकता है, यही तो आप कर सकते हो। अब यहां पर देखो, दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि पहली संख्या को 3 से विभाजित करने पर भागफल मेरा 75 मिल रहा है, यानी पहली संख्या को 3 से विभाजित करने पर 75 मिल रहा है, यानी आपको समझ नहीं आ रहा, अगर कोई भी एक नंबर को आप उठाओगे, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3 से, तो आपको भागफल में क्या मिल रहा है, 75 मिल रहा है, यानी ये नंबर पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी यही तो x आपका बच जा रहा है ना, मेरी बात को समझो, x ही तो आपका x कट जा रहा है, चूंकि x कट रहा है ना, क्योंकि भागफल तो बच जा रहा है 75, यानी यही तो x का वैल्यू 3 आपको पता चल गया, यानी दूसरे वाला क्या होगा, y 2 होगा, सीधा सीधा, तो बात खत्म। अब आपको छोटा नंबर की बात कर रहा है, तो एक ठो 3 और एक ठो 2, यानी बस 3, यानी 75 गुना 3 आपका 225 हो गया, 75 गुना 2 150, यानी छोटा संख्या क्या हो जाएगा, 150, बात खत्म। ये सब समझने के ऊपर है, फॉर्मूला तो आपके ऊपर है, आप लगाओ प्रोडक्ट 2 नंबर या सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, मैथ को बहुत तरीके से बना सकते हो, मैं नहीं कहता हूं कि मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे बनाओ, आप जैसा कंफर्टेबल हो, जैसे जल्दी आप बना सके बस वैसा बनाओ, ठीक है। चलिए, तो चलिए इसी के साथ मेरा ये खत्म होता है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, जिनके भी आने वाले दिनों में पेपर है, अभी तक तो पेपर ठीक ठाक आ रहा है, पहले की जैसा नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसका एडवांटेज आप उठा सकते हो, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, जितना हो सके बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और जितने लोग भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।